गुड मॉर्निंग। आज हम लोग किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 का वीडियो 17 लेकर के मिल रहे हैं। पिछला वीडियो में हम लोगों ने देखा अवतल गोलीय अपवर्तक सतह से प्रकाश के अपवर्तन एवं उत्तल गोलीय अपवर्तक सतह से प्रकाश के अपवर्तन, यानी हम लोगों ने अपवर्तन सूत्र के बारे में बात की। एक अवतल सतह रहेगा तो और दूसरा उत्तल रहेगा तो दोनों ही परिस्थिति में अपवर्तन सूत्र का मान हमने देखा और दोनों में ही मान समान आया। थोड़ा है कि बहुत से बच्चों का कन्फ्यूजन है कि सर जो पढ़ा रहे हैं वीडियो में वो नोट्स से मैच उतना नहीं कर पा रहा है या नोट्स से कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है थोड़ा सा। तो हम बता दें कि नोट्स जो है वो 2016 के किसी स्टूडेंट का कॉपी है जो हमने आप लोगों की मदद के लिए मंगाई है। नोट्स बस एक मदद है, जैसे वीडियो में बोल करके सारा चीज़ लिखवा देना पॉसिबल नहीं है। और जो चीज़ हम बोल रहे हैं वो बहु कॉपी में हो, ABCD बिल्कुल मैच करता हो कॉपी में हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। स्टूडेंट का लिखा हुआ हो सकता है, कहीं कहीं मिस्टेक भी हो, गलत भी हो सकता है। तो ये नोट्स को आप मदद के रूप में लीजिए। आप पहले वीडियो से देखिए। यदि आप वीडियो से ही नोट्स बना लें तो कॉपी की जरूरत नहीं है। यदि वीडियो के माध्यम से ही आप नोट्स तैयार कर लेते हैं, वीडियो देख करके ही आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर तैयार कर लेते हैं, तो नोट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। नोट्स को आप मदद करने के लिए लीजिए कि हाँ वीडियो से हम लिख नहीं पाए तो नोट्स हम लिख पा रहे हैं। अब नोट्स से वीडियो मत देखिए, वीडियो पूरा समझ लीजिए, क्लियर कर लीजिए, तब नोट्स पढ़िए। तो इसी को जरूर थोड़ा क्लियर करें कि नोट्स आपको मदद करने के लिए दिया गया है, ना कि उस प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। तो वीडियो देखिए, वीडियो से ही नोट्स आप तैयार करने की कोशिश करें, वीडियो से ही आप पढ़ने की कोशिश करें। यदि ये हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं हो रहा है तब नोट्स देखिए आप। तो खैर आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र पढ़ेंगे। क्वेश्चन बैंक देखते होंगे तो आपको पता होगा, लेंस बनाने का सूत्र। आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस बनाने का सूत्र, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। आज हम लोग लेंस बनाने के सूत्र, लेंस मेकर्स फॉर्मूला की बात करेंगे कि लेंस कैसे बनाया जाता है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला क्या है। यह हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके डायग्राम को देखेंगे क्योंकि डायग्राम इसका थोड़ा महत्वपूर्ण होगा, ध्यान दीजिएगा। लेंस बनाने के सूत्र के लिए डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी आप ये मत समझिएगा कि ये लेंस है, आपको केवल यही मानना है कि ये दो अपवर्तक सतह है। जो आप देख रहे हैं ये मान के चलिए कि दो अपवर्तक सतह है, एक ये और दूसरा ये दो अपवर्तक सतह मान के अभी चल रहा है। अभी लेंस के बारे में चूंकि हम जानते ही नहीं कि लेंस क्या है, इसलिए हम लेंस के बारे में अभी नहीं सोचेंगे। अभी बस हम ये समझेंगे कि दो अपवर्तक सतह है, एक ये दूसरा ये हम कह सकते हैं कि उत्तल अपवर्तक सतह हुआ, उत्तल गोलीय, और ये अवतल गोलीय अपवर्तक सतह हुआ। इसी को जरूर ध्यान रखिएगा। तो चूंकि ये अपवर्तक सतह है तो इसका अपवर्तनांक म्यू है। ये जो अपवर्तक सतह है इसका अपवर्तनांक म्यू है, और इस अपवर्तक सतह के बाएं तरफ के माध्यम का अपवर्तनांक μ1 है और दाहिने तरफ के माध्यम का अपवर्तनांक μ2 है। ये अपवर्तक सतह है, इस अपवर्तक सतह के बाएं तरफ के माध्यम का अपवर्तनांक μ1 है और दाहिने तरफ के माध्यम का अपवर्तनांक μ2 है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रकाश स्रोत रखा हुआ है बिंदु P पर। तो प्रकाश स्रोत से किरण चला और पहले अपवर्तक सतह पर आपतित हुआ। प्रकाश स्रोत से किरण चला और पहले अपवर्तक सतह पर आपतित हुआ। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, प्रकाश स्रोत से किरण चला और पहले अपवर्तक सतह पर आपतित हुआ। अब यहां पर हम इसलिए रुक गए क्योंकि यहां माध्यम अब चेंज होगा, क्योंकि यहां तक इधर माध्यम μ1 था, फिर ये म्यू माध्यम है, फिर इसके इधर μ2 माध्यम है।
तो माध्यम जब चेंज होगा तो स्वाभाविक सी बात है, आप जानते होंगे कि रास्ता भी चेंज होगा। जब माध्यम चेंज होगा तो रास्ता भी चेंज होगा। तो आप देख सकते हैं प्रकाश किरण का रास्ता चेंज हो गया। यह प्रकाश किरण का रास्ता चेंज हो गया बहादुर। समझने की कोशिश करेंगे आप। ये थोड़ा सा आगे स्पेस नहीं है, हमने ये P डैश दे दिया। तो देखिएगा यहां से प्रकाश स्रोत रखा हुआ है, प्रकाश स्रोत से किरण चला, पहले सतह पर गया और पहले सतह से अपवर्तन के बाद ये सीधा P डैश पर जा रहा था। सीधा जो है P डैश पर जा रहा था। चूंकि बोर्ड पर आगे उधर जगह नहीं है तो थोड़ा सा उधर नहीं गया लेकर के, चलो छोड़ देते हैं इतना ही। P डैश पर जो है जाकर कटेगा। लेकिन हम देख पा रहे हैं, आप लोग भी समझ रहे होंगे कि यहां से माध्यम फिर से चेंज हुआ है। यहां से प्रकाश किरण चला तो यहां पहुंचा, तो यहां से फिर से माध्यम चेंज हो गया। तो फिर से माध्यम चेंज हुआ तो फिर से रास्ता चेंज होगा। इसका मतलब हुआ कि P डैश पर कटता नहीं है, P डैश पर कटता हुआ प्रतीत होता है। P डैश पर कटता हुआ प्रतीत होता है। तो दूसरे सतह से अपवर्तन के बाद प्रकाश किरण जो है, दूसरे सतह से अपवर्तन के बाद प्रकाश किरण ये यहां पर आकर के कटेगा P डबल डैश पर। फिर से एक बार समझिए सब लोग। पर प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत से किरण चला, लेंस के अपवर्तक, पहले अपवर्तक सतह पर आया, पहले अपवर्तक सतह से अपवर्तन के बाद P डैश पर कटने जा रहा था। तो रास्ते में फिर से एक बार माध्यम चेंज हुआ और माध्यम चेंज हुआ तो ये P डबल डैश पर आकर के कटा। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए हमने कलर चेंज कर दिया। ये यहां से लेकर के यहां तक बिल्कुल ब्लैक कलर से दिए हुए हैं और ये ब्लू आपका है, जिससे कि आप समझ सकें क्लियर रूप से। ये वस्तु दूरी हो गया U, ये पहला सतह से प्रतिबिंब बना V डैश पर और ये दूसरा सतह से प्रतिबिंब बना V पर, V दूरी पर। ये P डबल डैश के सामने है, P डबल डैश के सामने, V डैश जो है P डैश के सामने है। V जो है P डबल डैश के सामने है और V डैश जो है P डैश के सामने है और U जो है P के सामने है। चित्र में आप देख सकते हैं दो अपवर्तक सतह है, दो अपवर्तक सतह के माध्यम का अपवर्तनांक म्यू है। पहले लेफ्ट तरफ के माध्यम का अपवर्तनांक म्यू1 है, राइट तरफ के माध्यम का अपवर्तनांक म्यू2 है। बिंदु P पर प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत से किरण चला, पहले सतह पर गया, पहले सतह से माध्यम चेंज हो गया तो रास्ता भी चेंज होगा। तो रास्ता चेंज हुआ तो P डैश पर जा रहा था कटने के लिए, लेकिन यहाँ पर फिर से रास्ता चेंज, माध्यम चेंज हुआ, माध्यम चेंज हुआ तो रास्ता चेंज हुआ और ये P डबल डैश पर कटता हुआ, मैंने कटने लगा आकर के, या P डबल डैश पर आकर के कटा। अब हम इसी डायग्राम को समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पिछला क्लास में हम आपको अपवर्तन सूत्र बताए थे। अपवर्तन सूत्र में हमने क्या बताया था कि μ2 बाई V बटा μ1 बाई U इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई R। μ2 बाई V माइनस μ1 बाई U इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई R। यहाँ से थोड़ा बारीकी को समझिएगा, क्लियर हो जाएगा आपको। μ2 बाई V माइनस μ1 बाई U इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई R। यदि आप ये फॉर्मूला पढ़े थे तो ये भी याद होगा, हम बताए थे कि μ2 क्या है, तो दाहिने तरफ के माध्यम का अपवर्तनांक। μ2 दाहिने तरफ के माध्यम का अपवर्तनांक है और μ1 बाएं तरफ के माध्यम का अपवर्तनांक है। तो चलिए हमारे पास अभी पहला सतह की बात करेंगे, अभी दूसरा सतह की हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल पहला सतह की बात कर रहे हैं। तो पहला सतह के लिए आप देखिए तो इन दोनों में पहला सतह के लिए यही है हमारा, तो ये दाहिने हुआ और ये बाएं हुआ। पहला सतह के लिए ये दाहिने हुआ, ये बाएं हुआ। तो समझने की कोशिश कीजिएगा, तो μ2 के जगह पर म्यू हो जाएगा और पहला सतह का प्रतिबिंब बना है P डैश पर, इसलिए V के जगह पर V डैश हो जाएगा माइनस
बाएं तरफ μ1 है तो μ1 के जगह पर μ1 ही रहेगा, और वस्तु दूरी u है तो u ही रहेगा, बराबर μ2 के जगह पर μ रखा है माइनस μ1, और r के जगह पर r1 होगा, जहां r1 क्या है तो पहले सतह की वक्रता त्रिज्या, जो पहला सतह है पहले सतह की वक्रता त्रिज्या, r1 क्या है तो पहले सतह की वक्रता त्रिज्या। फिर से समझिए इस सूत्र को, μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इक्वल टू μ2 माइनस v1 बाई r। μ2 क्या है तो दाहिने तरफ के माध्यम का अपवर्तनांक, जो दाहिने है। तो हम पहले सतह की बात करें तो पहला सतह के लिए ये दाहिने हुआ, ये बाएं हुआ, तो μ2 हो गया μ, अब μ1 हमारा μ1 ही रहेगा। पहला सतह का प्रतिबिंब बन रहा है P डैश पर, इसीलिए प्रतिबिंब दूरी V डैश हो गया, और वस्तु दूरी U का U ही रहेगा। हम आशा करते हैं कि आपको क्लियर हो गया हो। अब हम दूसरे सतह की बात करेंगे। तो दूसरा सतह के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि दूसरा सतह के लिए दाहिने हुआ, तो दाहिने हुआ तो μ2 हमारा μ2 ही रहेगा, और ये बाएं हो गया तो μ1 हमारा μ हो जाएगा। दूसरे सतह के लिए ये μ2 हो गया, दाहिने है तो μ2 ही रहेगा, और ये बाएं है तो μ1 जो है वो μ हो जाएगा, μ1 जो है वो μ हो जाएगा। इसके बाद में सबसे जो जरूरी चीज है वो देख समझिएगा, दूसरे सतह के लिए P डैश पर जो बना प्रतिबिंब है वो वस्तु का काम करेगा। दूसरे सतह पर जो दूसरे सतह का जो वस्तु होगा वो पहले सतह द्वारा बना प्रतिबिंब होगा, यानी पहले सतह द्वारा बना प्रतिबिंब P डैश पर है, इसीलिए दूसरे सतह के लिए यह वस्तु हो गया। बात को समझिए, दूसरे सतह के लिए यह वस्तु है और दूसरा सतह का यह प्रतिबिंब है P डबल डैश पर। दूसरे सतह के लिए यह वस्तु है और दूसरे सतह के लिए यह प्रतिबिंब है, यानी समझिएगा दूसरे सतह के लिए हम बात करें तो दाहिने है तो μ2 हो गया, बाएं है तो μ1 हो गया, यानी μ1 हमारा μ हो गया। तो समझिए इसी सूत्र से हम दूसरे सतह की बात करें, दूसरे सतह की बात करें तो μ2 हमारा μ2 ही रहेगा, प्रतिबिंब दूरी v ही रहेगा, प्रतिबिंब हमारा v रहेगा, माइनस μ1, जब बाएं तरफ है तो μ है तो μ1 हमारा μ हो जाएगा, और वस्तु दूरी जो है हमने पहले बताया कि पहला सतह द्वारा जो प्रतिबिंब बना है वो दूसरे सतह के लिए वस्तु का काम करेगा, तो u हमारा v डैश हो जाएगा, बराबर μ2 तो μ2 रहेगा माइनस μ और बटा में r2, समीकरण नंबर 2, जहां r2 क्या है दूसरे सतह की वक्रता त्रिज्या, r2 क्या है दूसरे सतह की वक्रता त्रिज्या। अब आप लोगों का कुछ बच्चों का सवाल यह हो सकता है कि सर पहला सवाल तो यह कि कैसे पहले सतह द्वारा बना प्रतिबिंब दूसरे सतह के लिए वस्तु का काम किया। तो एक तो हम कह सकते हैं कि आपको समझना होगा एग्जाम्पल के माध्यम से कि यदि मान लीजिए ये कहीं लाइन में 4-5 शीशा रखा हुआ है, आप इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए ये मेरा 2 शीशा है और इसके सामने ये वस्तु है, यहाँ पर एक वस्तु रखा हुआ है और हम यहाँ से देख रहे हैं, हम इस शीशा में झांक रहे हैं, मैं यहाँ से झांक रहे हैं और यहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ है, तो कहेंगे कि इसमें जो हम प्रतिबिंब देखेंगे तो ठीक है, लेकिन वस्तु इसका कहाँ है, इस शीशे का वस्तु कहाँ है, यहाँ पर नहीं, इस शीशा का तो वस्तु इस शीशा द्वारा बना प्रतिबिंब होगा, इस शीशा द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो इस शीशा के लिए वस्तु का काम करेगा, और तब फाइनली हम देख पाते हैं। सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो आप देखे होंगे लैब में जहाँ ब्लड जांच होता है इस तरह से, जहाँ भी, तो उसमें 2 को शीशा रहता है, इस तरह से लेंस 2 को रहता है और यहाँ पर वस्तु रहता है, हम यहाँ से झांकते हैं, तो इस शीशा द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो दूसरे शीशा के लिए, लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा, और तब दूसरा जो लेंस है उसको बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है, चाहे 2 को 4 को 5 को है, तो वस्तु है कहीं के सामने।
तो पहला के सामने ही जो वस्तु है वस्तु का काम करेगा, बाकी उसका प्रतिबिंब दूसरे के लिए वस्तु, फिर दूसरे का प्रतिबिंब तीसरे के लिए वस्तु, तीसरे का प्रतिबिंब चौथे के लिए वस्तु, यही कॉन्सेप्ट है। ये लैंग्वेज के माध्यम से हमने आपको बताने की कोशिश की। लेकिन यदि हम बात करें, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर अब थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझाएं, तो वस्तु से चली किरण डायरेक्ट सतह पर आती है, तो इस सतह पर, दूसरे सतह पर किरण जो आ रहा है वो क्या यहां से आ रहा है डायरेक्ट? नहीं, यहां से डायरेक्ट नहीं आ रहा, किरण डायरेक्ट यहां से आ रहा है। देखिए ये तीर का चिन्ह आते हुए दिखाई दे रहा है, तो ये जो आते हुए दिखाई दे रहा है ना, वो यहां से आता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो ये डायग्राम के माध्यम से भी समझा जा सकता है कि दूसरे सतह पर जो आने वाली किरण है वो ये है, ये वाला है। दूसरे सतह पर जो आने वाली किरण है वो ये है, और ये है जाने वाली किरण। तो इसीलिए ये वस्तु हो गया और ये प्रतिबिंब हो गया। ये हमने डायग्राम के माध्यम से थोड़ा बहुत बताया, लेकिन मेन कंसेप्ट यही है। आप जानिए कि 2, 4, 10 जितने भी लेंस या दर्पण होंगे और एक के सामने वस्तु होगा, तो सबके लिए वस्तु वही नहीं रहेगा। पहले दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब है वो दूसरे के लिए वस्तु है, दूसरे द्वारा बना प्रतिबिंब तीसरे के लिए वस्तु है, तीसरे द्वारा बना प्रतिबिंब चौथे के लिए वस्तु है। इस तरह से एक चैन चलता है। तो पहले सतह की हम बात करें तो यह वस्तु ठीक है, पहले सतह के लिए वस्तु ठीक है। तो पहले सतह के द्वारा जो प्रतिबिंब बना है वो P' पर बना है, तो दूसरे सतह के लिए पहले सतह द्वारा बना प्रतिबिंब जो है वो वस्तु का काम करेगा। तो दूसरे सतह के लिए वस्तु हुआ और यह प्रतिबिंब हो गया। अब दाहिने बाएं की बात करें तो इन दोनों में ये दाहिने है और ये बाएं है, इन दोनों में ये दाहिने है और ये बाएं है। यदि आप ये बात समझ गए हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम आगे देखेंगे, यदि प्रॉब्लम हो तो आप सवाल करिएगा। अब हमारा समीकरण 1 और 2 जब क्लियर हो गया तो इसके आगे अब कोई प्रॉब्लम है नहीं। आप देखिए, समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को हम जोड़ेंगे तो लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड जोड़ेंगे, राइट वाला राइट साइड जोड़ेंगे। तो थोड़ा सा छोटा छोटा करते रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। म्यू बाई भी डैश माइनस म्यू1 बाई यू प्लस म्यू2 बाई भी माइनस म्यू बाई भी डैश इक्वल टू, ये लेफ्ट साइड वाला हो गया। राइट साइड वाला नीचे जोड़ दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो LHS हमने जोड़ दिया और RHS के हम RHS में जोड़ेंगे तो देखिएगा RHS में हो जाएगा म्यू माइनस म्यू1 बटा R1 प्लस म्यू2 माइनस म्यू बटा R2। तो म्यू बाई भी डैश प्लस में म्यू बाई भी डैश माइनस में कट जाएगा, तो हमारा बचेगा म्यू2 बाई भी माइनस म्यू1 बाई यू इक्वल टू म्यू माइनस म्यू1 बाई R1 प्लस म्यू2 माइनस म्यू बटा R2। ये हमारा रिलेशन हुआ। समीकरण 1 और 2 को हमने जब जोड़ा तो ये हमारा टर्म आया समीकरण नंबर 3। अब आप ध्यान दीजिएगा, यदि अपवर्तक सतह के दोनों तरफ के माध्यम, अपवर्तक सतह के दोनों तरफ के माध्यम हवा हो, यानी ये जो दोनों तरफ के माध्यम थे म्यू1 और म्यू2 अलग अलग माध्यम थे, लेकिन यदि हवा हो, क्योंकि हम लोगों को अभी तो हम आपको शुरुआत चैप्टर पढ़ा रहे हैं, बताएंगे कि पूरे सेकेंड ईयर के क्लास में हम लोग को केवल माध्यम हवा ही पढ़ना है, चाहे वो कोई भी चैप्टर क्यों ना हो। हर चैप्टर में हम लोगों को माध्यम हवा ही पढ़ना है, हर चैप्टर में माध्यम हवा ही पढ़ना है। तो हम लोग यहाँ बात करें, माध्यम हवा ना होगा तो ये सूत्र लगेगा, माध्यम यदि अलग अलग दिया हो तो ये सूत्र लगेगा, लेकिन हम लोग को ये सूत्र पढ़ना ही नहीं है। हम लोग को पढ़ना है कि माध्यम हवा हो तब क्या होगा। तो हवा होगा तो म्यू1 इक्वल टू म्यू2 इक्वल टू 1, क्योंकि हम जानते हैं कि हवा का अपवर्तनांक 1 होता है, तो म्यू1 का मान भी 1 हो जाएगा और म्यू2 का मान भी 1 हो जाएगा। तो हम इस समीकरण 3 में म्यू1 के जगह पर भी 1 और म्यू2 के जगह पर भी 1 रखेंगे। तो देखिए अब हमारा रिलेशन क्या आ रहा है।
तो μ1 और μ2 का मान हम 1 रखेंगे, तो 1/v माइनस 1/u बराबर म्यू माइनस 1/r1 प्लस 1 माइनस μ/r2। हमने μ1 और μ2 की जगह पर 1 रख दिया, तो सूत्र हो गया 1/v माइनस 1/u बराबर, इसमें μ-1 दोनों में कॉमन ले लीजिए, μ-1 दोनों में कॉमन ले लीजिए, तो इसमें तो μ-1 है तो 1/r1 हो जाएगा। इसमें 1 माइनस म्यू था, μ-1 नहीं था, 1 माइनस म्यू था, इसलिए माइनस हो जाएगा, प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगा, तो 1/r2 हुआ। अब हम लोग को यहाँ पर ध्यान देना है कि 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। लेंस सूत्र पढ़े होंगे बैटरी क्लास में, आप हम भी पढ़ाएंगे आगे जाकर के थोड़ा बहुत। तो 1/f इक्वल टू μ-1 1/r1 माइनस 1/r2, 1/f इक्वल टू μ-1 1/r1 माइनस 1/r2, यही हमारा लेंस सूत्र है। और f क्या है, तो फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी, दोनों अपवर्तक सतह से बना हुआ लेंस की फोकस दूरी है f। तो 1/f इक्वल टू μ-1 1/r1 माइनस 1/r2। हम लोग अभी फिर से बात करेंगे थोड़ा बहुत रफ में, क्योंकि इसके आगे हम लोग का कल का जो वीडियो होगा वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस होगा। कल के वीडियो में हम लोग केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, केवल ऑब्जेक्टिव, और बहुत ही हाई लेवल का ऑब्जेक्टिव हम लोग कल के वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम एक बार फिर से जो पढ़ाए हैं थोड़ा बहुत उसी को चर्चा कर रहे हैं।